Hello students, this is Bharat Chawla and I welcome you on my YouTube channel WITS Classes. This is the second part of chapter 2 Principles of Management. Here in this video I will cover Principles of Management given by Henry Fayol. So in this video I will start from the 8th principle, that is centralization and decentralization, and remaining principle I have already covered in the previous video. If you haven't seen that video, you can get their link from description box. So let us start 8th principle of management, that is centralization and decentralization. अब centralization and decentralization क्या होता है? Centralization means concentration of power and authority in few hands only, usually in top level managers, and decentralization का मतलब होता है concentration of power and authority and distribution of power and authority to each and every level of management. So here Henry Fayol wants to say that an organization should not be complete centralized or it should not be complete decentralized. मतलब centralization का मतलब ये है कि जहाँ पर डिसीजन लेने की पावर कुछ ही लोगों के हाथ में होती है, ज़्यादातर टॉप लेवल मैनेजर्स के हाथ में, और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है जहाँ ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजन लेने की पावर थोड़ी थोड़ी हर डिपार्टमेंट पर होती है, इसको डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं. हेनरी फेयोल चाहते हैं कि कोई ऑर्गेनाइजेशन एक कभी कंप्लीट सेंट्रलाइज्ड भी ना हो और कंप्लीट डिसेंट्रलाइज्ड भी ना हो. यानी एक ऑर्गेनाइजेशन में जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं वो ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा सेंट्रलाइज्ड रहें, यानी वो कुछ ही लोग ले सकें, और ऑर्गेनाइजेशन को जो रूटीन और रेगुलर डिसीजंस हैं वो डिसेंट्रलाइज्ड हो, यानी उसको हर लेवल अपने हिसाब से थोड़ा थोड़ा ले सके. अगर एक ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट सेंट्रलाइज्ड हो जाएगी तो सारे के सारे डिसीजन छोटे या बड़े टॉप लेवल मैनेजर्स को ही लेने पड़ेंगे, और टॉप लेवल मैनेजर्स छोटे बड़े डिसीजन में फंस के रह जाएंगे और वो ऑर्गेनाइजेशन के मेन इंटरेस्ट पर ध्यान नहीं दे पाएंगे. तो इसीलिए जो बड़े बड़े मुद्दे हैं, बड़े बड़े डिसीजंस हैं, वो टॉप लेवल मैनेजर्स लें, और रूटीन और रेगुलर डिसीजंस जो हैं वो लोअर लेवल मैनेजर्स या मिडिल लेवल मैनेजर्स लें, यानी डिसेंट्रलाइज के तरीके से लें. नेक्स्ट प्रिंसिपल इज स्केलर चेन. स्केलर चेन का मतलब ये है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में देखो कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के पीछे उसकी कम्युनिकेशन के अच्छे होने का बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल होता है. यहाँ हेनरी फेयोल कह रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्मल कम्युनिकेशंस में हमेशा एक फिक्स्ड पैटर्न होना चाहिए, जो कि या तो टॉप टू बॉटम हो सकता है या बॉटम टू टॉप हो सकता है. यानी एक ऑर्गेनाइजेशन में जब बड़े डिसीजंस हो वो टॉप लेवल मैनेजर्स लें, फिर बाद में वो डिसीजंस मिडिल लेवल मैनेजर के पास आएँ, और मिडिल लेवल मैनेजर्स बाद में उन डिसीजंस को लोअर लेवल मैनेजर्स और एम्प्लॉयज़ तक पहुँचाएँ. मतलब जो कम्युनिकेशन का पैटर्न है वो हमेशा या तो टॉप टू बॉटम होना चाहिए या बॉटम टू टॉप होना चाहिए. वो जिगजैग वे में ना हो, यानी ऐसा ना हो कि टॉप लेवल मैनेजर्स सीधा एम्प्लॉयज़ के पास आकर कोई डिसीजन मेकिंग कर लें और मिडिल वालों को उसके बारे में पता ही ना हो. तो देखो ऑर्गेनाइजेशन में कन्फ्यूजन्स पैदा होंगी. लेकिन इनमें एक प्रॉब्लम भी है. प्रॉब्लम यह है कि जब भी कोई कम्युनिकेशन सीक्वेंशियल होता है तो सीक्वेंशियल कम्युनिकेशन में बहुत समय लग जाता है, और इमरजेंसी हो तो ये पूरा का पूरा पाथ फॉलो करना एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट कर देता है. तो फेयोल ने यहाँ पर गैंगप्लैंक को अप्रोच किया. गैंगप्लैंक मतलब एक शॉर्टेस्ट पाथ है जिसमें कि अगर कोई इमरजेंसी है तो एक सेम लेवल का एम्प्लॉय दूसरे सेम लेवल एम्प्लॉय से डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकता है. मतलब उसको पूरा पैटर्न फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है अगर इमरजेंसी है तो, और इमरजेंसी में वो अपने हायर हायरार्की से भी बात कर सकता है. ठीक है, यानी अगर इमरजेंसी है तो लोअर लेवल मैनेजर डायरेक्ट सीईओ से अप्रोच कर सकता है. नेक्स्ट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर. प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर मतलब देयर मस्ट बी अ फिक्स्ड प्लेस फॉर ह्यूमंस, टूल्स, मशीनरीज इन एन ऑर्गेनाइजेशन. मतलब देयर मस्ट बी अ स्पेसिफिक और फिक्स्ड प्लेस फॉर एवरीथिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन. अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में हर चीज़ का एक फिक्स्ड प्लेस होगा तो ढूंढने में टाइम कम खर्च होगा, और ऑर्गेनाइजेशन का समय भी बचेगा और खर्चा भी कम होगा. मतलब कोई चीज़ अगर आपने सही जगह पर नहीं रखी और ज़रूरत आने पर वो आपको नहीं मिली तो आप या तो उसको दोबारा खरीद लाएंगे या सर्च करने में बहुत लंबा टाइम वेस्ट करेंगे. तो यहाँ हेनरी फेयोल कहते हैं कि हर चीज़ एक ऑर्डरली अरेंजमेंट होनी चाहिए. ठीक है, अगर एम्प्लॉय भी अगर एक फिक्स प्लेस पर बैठा होता है हमेशा तो उसको ढूंढने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा और ऑर्गेनाइजेशन में कोई काम हेम्पर नहीं होगा. ठीक है, तो दिस इज प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर. तो आपने अपने घर में अपनी मदर की किचन देखी होगी. किचन में आपने हर चीज़ बहुत ऑर्डरली और सिस्टमैटिकली देखी होगी. उसका रीज़न ही यही है कि अगर कोई चीज़ ऑर्डरली और सिस्टमैटिकली रखी हो है तो उसको ढूंढने में कम समय लगे. नेक्स्ट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी. प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी का मतलब ये है कि ऑर्गेनाइजेशन में ना एम्प्लॉयज़ के बीच में कोई भी ना डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए. मतलब एम्प्लॉयज़ की जेंडर, उसकी कास्ट, उसकी लैंग्वेज, उसका इसके बेस पर ना डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए. मतलब ऐसा ना हो कि एक एम्प्लॉय डिफरेंट लैंग्वेज बोलता है तो हमने उसके साथ
अलग बिहेवियर किया और दूसरा एम्प्लॉय दूसरी लैंग्वेज बोलता है तो हम उसके साथ दूसरा बिहेवियर कर रहे हैं। यानी ऑर्गेनाइजेशन जब भी कोई सर्टेन रूल्स गाइडलाइंस बनाए तो वो रूल सबके लिए कॉमन हो। ऑर्गेनाइजेशन जब भी कोई पेनल्टी इम्पोज करे तो वो सारे एम्प्लॉयज़ के लिए सेम हो, यानी इक्वालिटी हो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, डिस्पैरिटीज ना हो। तो एक एग्जाम्पल जैसा कि बुक में यूजुअली देखने को मिल जाता है कि सेम पोस्ट पर आपने अपने गांव के लड़के को तो 4,000 रुपये सैलरी पर रख लिया और उसी पोस्ट पर आपने दूसरा लड़का जो कि आपके पहचान का नहीं है उसको आपने 3,000 रुपये में रख दिया। तो ये इक्वालिटी नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन को इक्वालिटी फॉलो करनी चाहिए। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ ए पर्सोनल। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सोनल का मतलब ये है कि हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ को फ्रीक्वेंटली टर्मिनेट और ट्रांसफ़र नहीं करना चाहिए। एक ऑर्गेनाइजेशन को बचना चाहिए अपने एम्प्लॉयज़ को फ्रीक्वेंटली ट्रांसफ़र या फ्रीक्वेंटली टर्मिनेट करने से। अगर ऑर्गेनाइजेशन ये दोनों चीज़ें बहुत फ्रीक्वेंटली कर रही है तो ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ जो है ना हमेशा एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी फील करेंगे। वो कभी भी ना मोटिवेटेड नहीं रहेंगे, कभी भी कुछ अच्छा काम नहीं करेंगे, कभी भी कुछ नया करने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि उनको हमेशा एक डर सताता रहेगा कि उन्हें कभी भी या तो ट्रांसफ़र किया जा सकता है या कभी भी निकाला जा सकता है। तो ऑर्गेनाइजेशन को ना अपने एम्प्लॉयज़ को एक टाइम जरूर देना चाहिए, एक रीजनेबल टाइम देना चाहिए ताकि वो अपने एबिलिटी और टैलेंट को शोकेस कर सके। यानी अगर वो फर्स्ट टाइम उस काम को नहीं कर पा रहा है तो उसको एक टाइम और मिलना चाहिए उस काम को करने का। तो एक एम्प्लॉय को एक रीजनेबल टाइम मिलना चाहिए अपनी एबिलिटी और अपनी परफॉर्मेंस को शोकेस करने का। प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव का मतलब ये है कि ऑर्गेनाइजेशन को एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए कि जिसमें एम्प्लॉयज़ अपने आइडियाज़, अपने सजेशंस को ईजिली ऑर्गेनाइजेशन के सामने रख सकें। मतलब ऑर्गेनाइजेशन जब भी कोई नए प्लान्स, पॉलिसीज़, कुछ गाइडलाइंस बनाए तो उससे एम्प्लॉयज़ से सजेशंस भी ले ले। अगर कोई भी नए प्लान्स, रूल्स, पॉलिसीज़ एम्प्लॉयज़ की सजेशन के हिसाब से या एम्प्लॉयज़ के सजेशन से बनाए जाते हैं तो उस समय एम्प्लॉयज़ भी ना अपना एक अच्छा, उनके अंदर एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस फीलिंग क्रिएट होती है। उनको लाइक बहुत अच्छा सा लगता है कि ऑर्गेनाइजेशन भी उनके बारे में सोचती है। अगर सेम वे वो अपने एम्प्लॉयज़ को और सेम वे वो एम्प्लॉयज़ से कोई सजेशन नहीं लेती और एम्प्लॉयज़ अगर कोई सजेशन देते हैं तो उनके सजेशंस को अप्रिशिएट नहीं करती तो वहाँ पर एम्प्लॉयज़ कभी अपने अच्छे सजेशंस नहीं देंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन को एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करे कि एम्प्लॉय के पास कोई अच्छा सजेशन है तो उसके सजेशन के हिसाब से उसको अप्रिशिएट भी करें और रिवॉर्ड्स भी करें। लास्ट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज एस्पिरिट डी कॉर्प। एस्पिरिट डी कॉर्प का मतलब होता है यूनिटी इज स्ट्रेंथ। यूनिटी इज स्ट्रेंथ का मतलब ऑर्गेनाइजेशन में अगर यूनिटी होगी तो वो ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रेंथ होगी। तो यहाँ पर हेनरी फ्यूल ने कहा है कि ऑर्गेनाइजेशन को एक टीम स्पिरिट इनकलकेट करनी चाहिए अपने एम्प्लॉयज़ के अंदर। मतलब इंस्टेड ऑफ गिविंग इंडिविजुअल टारगेट्स टू द एम्प्लॉयज़, ऑर्गेनाइजेशन मस्ट गिव देम ग्रुप टारगेट्स। मतलब उसको इंडिविजुअल टारगेट देने से बचना चाहिए और ग्रुप टारगेट्स देना चाहिए। अगर एम्प्लॉयज़ को ग्रुप में टारगेट मिलते हैं तो वो और अच्छे से उस काम को करने की कोशिश करते हैं, और वही टारगेट इंडिविजुअल मिलते हैं तो कभी कभी ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाती। तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि सपोज करिए एक ऑर्गेनाइजेशन में 10 एम्प्लॉयज़ हैं और ऑर्गेनाइजेशन को रोज़ 100 यूनिट प्रोड्यूस करनी होती है। तो दो तरह की ऑर्गेनाइजेशंस हो सकती हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन तो वो होगी जो हर एम्प्लॉय को 10 इंडिविजुअल यूनिट्स को प्रोड्यूस करने का टारगेट देगी, और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन वो होगी जो अपने एम्प्लॉयज़ को एज ए टीम 100 यूनिट प्रोड्यूस करने का टारगेट देगी। अब आप सोच के मुझे बताइए कि अगर जस्ट इन केस दोनों ही केसेस में 2 एम्प्लॉय एब्सेंट हो जाते हैं तो कौन से केस में, यानी कि जहाँ पर टीम टारगेट मिला है और जहाँ पर इंडिविजुअल टारगेट मिला है, गोल्स अचीव होने के चांसेस ज़्यादा हैं? इसका आंसर आप मुझे कमेंट दे करके बताइए। तो यहाँ पर हमारे 14 प्रिंसिपल्स जो हैं वो फ्यूल के ख़त्म हो गए हैं। पहले के 7 प्रिंसिपल्स जो हैं वो उसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ, वहाँ से आप देख लीजिए, ठीक है। इसके आगे के पार्ट्स हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताइए। कुछ चेंजेस अगर आप वीडियो में चाहते हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं, अगर आपको मेरा समझाने का तरीका पसंद आ रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे भी एनकरेजमेंट मिले और मैं अच्छी वीडियोज़ आपके लिए बना सकूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।